हम बात करते हैं स्पाइसेस वाले कैटेगरी की, कितनी बड़ी ये मार्केट है और मार्जिन्स कितने हैं? So, जो ब्लेंडेड और सीजनिंग्स के मार्जिन्स हाई हैं मोर देन 50% और खड़े मसाले और प्योर रीजनल नेशनल लेवल का होता है तो इसका मार्जिन वेरी करता है फ्रॉम 10% टू 35-40% तक। फादर का आपका स्टील बिजनेस था, सो आपने स्पाइसेस क्यों चूज किया? जब भी कोई आप ऐसा प्रोडक्ट पकड़ते हैं जिसमें कुछ आप नया लेके आ सकते हैं तो मार्केट से रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। किसी भी नए ब्रांड के लिए जनरल ट्रेड टफ ही होता है। हम जनरल ट्रेड में काफ़ी एग्रेसिवली हम एंटर कर गए। हमारा मिसकंसेप्शन था कि बहुत सेल्स टीम होगा, बहुत सारी जगह में होंगे तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस आएगा। उल्टा में काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। तो जब आप बात कर रहे हो बहुत बड़े लॉस की, तो उस टाइम कितना लॉस हुआ था? लगभग 30 करोड़ का लॉस हुआ था। इतने बड़े लॉस को न्यू एज बिजनेस ने सर्वाइव कैसे किया? क्यों जनरल ट्रेड इज स्टिल टफ टू क्रैक फॉर न्यू ब्रांड? जनरल ट्रेड का जो बिजनेस होता है उसमें 3 मेन पिलर्स हैं, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स टीम। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना पड़ेगा अच्छा बिजनेस करने के लिए। शार्क टैंक ने क्या इम्पैक्ट डाला सेल्स में? ये शार्क टैंक एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इम्पैक्ट फर्स्ट 2-3 डेज में आता है। जो अवेयरनेस शार्क टैंक ने क्रिएट कर दिया, आज लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता है। कोई बंदा पाइनियर कैसे कर सकता है क्विक कॉमर्स का? प्रेजेंस एंड राइट मार्केटिंग। आज अगर कोई लिस्ट होता है विदाउट एड्स चलाए क्या सेल आती है? मार्केटिंग ऑन क्विक कॉमर्स इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। टीम बिल्डिंग को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यू नीड गुड टैलेंट रादर देन आप क्वांटिटी भरते जाएं। क्वालिटी पीपल लेके आइए सो दैट कि जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रह सके और कुछ बिल्टअप कर सके। पैसा जो इन्वेस्टर टेबल पे लाता है, उसके अलावा आपको अभी तक इन्वेस्टर से और क्या बेनिफिट ऐसा फील हो? सो अगेन गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में अगेन, जैसा कि आप लोग D2C वाले पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा प्यार देते हो, मैं एक बहुत ही फेमस D2C ब्रांड को लेके आया हूं जो अभी करंटली क्विक कॉमर्स पे काफी क्रेजी किल कर रहे हैं। आज से नहीं, 2-3 साल हो गए, मतलब मैं खुद इनका पर्सनल कंज्यूमर रहा हूं। मैं लेके आया हूं ज़ॉफ फूड्स के फाउंडर मिस्टर आकाश अग्रवाला को। ये आज के पॉडकास्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आप भी एक D2C ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, तो D2C ब्रांड अगर आपका जनरल ट्रेड से बिलोंग करता है, तो कैसे आप एक जनरल ट्रेड के ब्रांड को ऑनलाइन लेके जा सकते हो और ऑनलाइन को अपना एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑनलाइन में बना सकते हो, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी ब्रांड को जनरल ट्रेड से ऑनलाइन एंड इनफैक्ट नाउ क्विक कॉमर्स से पिवट किया है। ऑब्वियसली ये अपनी ब्रांड की स्टोरी तो हमें बताएंगे ही कि कैसे उन्होंने अपने ब्रांड के लिए भी चीजें करी, क्या इनके स्ट्रगल्स रहे, क्या इनके चैलेंजेस रहे, और उन सब चैलेंजेस से ओवरकम करके आज इनका ब्रांड कैसा कर रहा है ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड इन जनरल। सो अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, लेट मी टेक ओवर द कैमरा टू द गाय हिमसेल्फ। सो अगेन आकाश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में आपके मुंह से। ये नाम तो आपने बता ही दिया। मेरा नाम है आकाश अग्रवाल, मैं Okay. ज़ॉफ का फाउंडर हूँ। लगभग 7 साल हो गए हैं ये कंपनी को स्टार्ट किए हुए। वैसे मैं फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, बट फैमिली बिजनेस जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का हमारा था, वो बिजनेस कभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं किया और मुझे कुछ अपना बिल्टअप करना था, स्पेशली ब्रांड बनाना था। तो हमने ज़ॉफ का शुरुआत किया उसके लिए, और ज़ॉफ के अंदर फूड में एक प्रोडक्ट हमें चूज़ करना था तो हमने स्पाइसेस से स्टार्ट किया। बट Okay. ज़ॉफ का जो विज़न है वो कन्वीनियंस कुकिंग की तरफ फोकस करे। सो अभी हमने रिसेंट लॉन्च में अपना 5 मिनट्स ग्रेवी लॉन्च किया है जो रेडी टू कुक के अंडर में आता है। और या जो मोस्टली वी आर ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड, हम सारे ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं और हमारा मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आता है। अब हम लोग ऑफलाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हमारा ऑफलाइन पे फोकस आने वाला है। ओके, गॉट इट। तो जैसा आपने बताया कि आप ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से आते थे, राइट? आई एम श्योर बनिया बैकग्राउंड, बिजनेस फैमिली। फादर का आपका स्टील बिजनेस था, सो आपने स्पाइसेस क्यों चूज किया? मतलब यू कुड हैव चूजन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट व्हाई ओनली स्पाइसेस? सो जैसे मैंने बताया कि फूड में कुछ करना था, ब्रांड बिल्टअप करना था। स्पाइसेस इंटरेस्टिंग कैटेगरी लगा। सबसे पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं था बहुत सारे सालों से। तो जब भी कोई आप ऐसा प्रोडक्ट पकड़ते हैं जिसमें कुछ आप नया लेके आ सकते हैं, तो मार्केट से रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें वो गैप दिखा। प्लस जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, उनका बैलेंस शीट में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। तो एक ये भी आइडिया लग गया कि इस कैटेगरी में अगर आप ग्रो करते हो तो अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। सो दोनों पर्पस मिलके हमें ऐसा लगा कि हमें स्पाइसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट स्पाइसेस। ओके, अभी आप कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई कर चुके हो स्पाइसेस के साथ? तो अभी हमने लॉन्च किया अपना रेडी टू कुक और ड्राई फ्रूट्स में भी हम हैं।
स्पाइसेस में 3-4 वैराइटीज़ हैं, खड़े मसाले, प्योर स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, सीज़निंग्स। सो कंप्लीट रेंज हम बनाते हैं स्पाइसेस के, प्लस रेडी टू कुक हो गया और ड्राई फ्रूट्स। ओके। आपने स्टार्ट कब किया था ये एग्जैक्ट बिजनेस, मतलब मार्केट में कब आप लॉन्च हुए थे? सो 2016 में हमने फैक्ट्री सेटअप किया, जिसको 2 साल लगा, और 2018 मिड में हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच चुका था। एंड ऑब्वियसली आपने स्टार्ट जनरल ट्रेड से किया होगा, चैनल ट्रेड ऑफलाइन। उस टाइम ऑनलाइन का, स्पेशली ग्रोसरी में उतना ज़्यादा कल्चर आया नहीं था, लोगों का बाइंग बिहेवियर नहीं बना था, तो जनरल ट्रेड से स्टार्ट हुआ था 2018 में। फिर 18 में लाइक स्टार्ट किया, तो जनरल ट्रेड कैसा रहा? तो ये वो जनरल ट्रेड का जो जर्नी था हमारा, बहुत ही समझ लीजिए पेनफुल था। बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ उसमें। किसी भी नए ब्रांड के लिए जनरल ट्रेड टफ ही होता है, बट हम जनरल ट्रेड में काफ़ी एग्रेसिवली हम एंटर कर गए। हम एक साथ लगभग 17-18 स्टेट में पहुंच गए थे। बहुत बड़ा सेल्स टीम हमने बना लिया था उतने कम टाइम में। बट आई थिंक वो हमारा मिसकंसेप्शन था कि बहुत सेल्स टीम होगा, बहुत सारी जगह में होंगे तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस आएगा। उल्टा हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया, और फिर 2021 में आफ्टर कोविड हमने जीटी को बंद करके ऑनलाइन में पिवट कर लिया। ओके, तो जब आप बात कर रहे हो बहुत बड़े लॉस की, तो उस टाइम कितना लॉस हुआ था? लगभग 30 करोड़ का लॉस हुआ था। इतने बड़े लॉस को एक बिजनेस, न्यू एज बिजनेस ने सरवाइव कैसे किया? सो यही है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जब भी ऐसा कोई चैलेंजेस आता है, उसे एक्सेप्ट करके नए तरीके से आगे बढ़ना है। सो कहीं न कहीं हमने रियलाइज़ किया कि शायद हम गलत तरीके से बिज़नेस कर रहे थे, और हमें थोड़ा-सा तरीका बदलना पड़ेगा। तो हमने उस मॉडल को बंद किया, ताकि बर्न कम हो सके, और फिर हमने फ़ोकस करना चालू किया ई-कॉमर्स में। और क्योंकि कोविड के बाद एक बिहेवियर बदल चुका था, लोग ई-कॉमर्स की तरफ उनका टिल्ट बढ़ता जा रहा था। वो ई-कॉमर्स से बाइंग कर रहे थे। सो राइट टाइम था अपना प्रोडक्ट को ले जाने का, और वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा। कस्टमर को पसंद आना चालू हो गया, और बिज़नेस ग्रो करना चालू हो गया, जिसमें कि जो हमारे लॉसेस थे वो बंद हो गए। समझा। पर जैसे जब जनरल ट्रेड की बात आती है, तो यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि लोग जनरल ट्रेड में क्यों फेल हो जाते हैं, या फिर जनरल ट्रेड को इतना टफ टू क्रैक क्यों कहा गया है। तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा कि क्यों जनरल ट्रेड इज स्टिल टफ टू क्रैक फॉर न्यू न्यू ब्रांड्स या फिर न्यू एज ब्रांड्स जितनी भी आती हैं, या देखिए फिर ज अगर किसी को जनरल ट्रेड क्रैक भी करना है, मतलब उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जीटी फोकस्ड है, तो वो कैसे क्रैक कर सकते हैं? देखिए जनरल ट्रेड का तो कोई ऐसा रूल बुक है नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगा या आप फेल हो जाओगे। जनरल ट्रेड का जो बिज़नेस होता है, उसमें 3 मेन पिलर्स हैं: रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स टीम। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना पड़ेगा जनरल ट्रेड में अच्छा बिज़नेस करने के लिए। न्यू एज ब्रांड को प्रॉब्लम इसलिए होता है जनरल ट्रेड में, क्योंकि अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है। जितने भी ए प्लस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, जिनका रिटेलर से अच्छा कनेक्ट है, वो न्यू एज ब्रांड को नहीं रखते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनके लिए भी, जिनको आपका प्रोडक्ट सपोज अच्छा लग भी गया, उनके उतने कनेक्ट उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो सबसे पहला इसके वजह से एक न्यू एज ब्रांड स्केल नहीं कर पाता है। सेल्स टीम भी जो होती है, मोस्टली जो अच्छे ब्रांड्स की सेल्स टीम होती है, उनको ऑर्गेनिक ऑर्डर लेने का आदत है, हम्म। कि जहाँ पर पुल है ब्रांड का, हम्म। जब बारी आती है कि किसी रिटेलर को समझाओ, पुश पुश करो, करना है। तो वो लोग वहाँ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अच्छा टीम नहीं बना पाते हो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं मिलते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो आप रिटेलर तक पहुँच नहीं पाते हो, तो आपका बिज़नेस वैसा हो नहीं पाता है। तो ये एक जर्नी है किसी भी न्यू एज ब्रांड के लिए। अगर वो जनरल ट्रेड से स्टार्ट कर रहा है या उसे वो करना है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जनरल ट्रेड में टाइम लगता है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। पर अगर किसी को ये प्रोसेस फास्ट करना है, तो कोई फास्ट तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है। हमने किया, तभी इतना लॉस किया और मुँह के बल गिरे। तो बेटर है कि जनरल ट्रेड को फास्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हज़ारों रिटेलर्स के साथ आपको माल बेचना है, और ज़रूरी नहीं है कि सबका झुकाव आपकी तरफ रहे। तो आप स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़िए। प्रोडक्ट अच्छा होगा, लोगों तक पहुँचेगा, तो अपने आप डिमांड आएगा। तो जो एक प्रोसेस है जनरल ट्रेड का, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और टीम धीरे-धीरे बनाइए। साल 2 साल में थोड़ा स्केल करिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको और कितना फास्ट स्केल करना है। अच्छा, फिर जनरल ट्रेड छोड़ने के बाद लाइक अभी आप अवेलेबल हो जनरल ट्रेड में? अब हमने फिर से स्टार्ट किया, ओके, अब कैसा रिस्पॉन्स है? अब अच्छा रिस्पॉन्स है।
क्योंकि ब्रांड का पुल बन गया। पुल बन गया थोड़ा-सा, ऑनलाइन में लोग जानने लग गए। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम जा रहे हैं ना, हमें वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जैसे पहले था। अब कोई अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का भी हमको इनकमिंग आ जाता है कि माल मुझे दो। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो चीज़ें बदल गई हैं। तो जैसे मैंने बोला, जनरल ट्रेड इज़ टफ। जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है रिटेलर से, कंज्यूमर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ लगाना नहीं चाहता। और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आएगा तो रीच बढ़ेगा। हम्म। तो बेटर ये है कि जनरल ट्रेड को बहुत प्यार से, समझदारी से बनाना है, वरना एंड ऑफ द डे आप बहुत पैसा बर्न कर लेंगे। समझा। तो अभी जैसे जनरल ट्रेड आप कह रहे हो अब अच्छा चल रहा है, इसका ओनली लॉजिक है इसकी पुल आया ब्रांड के लिए। हाँ, अच्छा बोले अब रिस्पॉन्स है। हाँ। भाई इंडिया में 1.5 करोड़ दुकानें हैं, हम्म। तो उतने दुकानें पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म। बट जब जब आप जा रहे हैं, कितने स्टोर्स आपको ओके कर रहे हैं, वो हम्म। इम्पोर्टेंट करता है। जैसे पहले हम 10 दुकानों में जाते थे, तो एक भी बड़े मुश्किल से हाँ बोलता था। अभी 10 में कम से कम 4 लोग तो हाँ बोल रहे हैं। समझा। और व्हाट अबाउट कि आप इतनी कॉमन कैटेगरी में थे, मतलब जैसा आपने खुद कहा कि लोगों के प्रॉफिट्स इतने बड़े थे कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगा, पर आप इतनी बड़ी कैटेगरी में थे तो क्या आपका वो यूएसपी था बैक देन या आज? नहीं, हमने तो जब एंटर किया यूएसपी के साथ ही किया। क्या यूएसपी था? ज़िप-लॉक पैकेजिंग और हमारा कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी। सो क्या होता है ना, जब आप ऐसे कॉमोडिटाइज़ मार्केट कैटेगरी में। में एंटर करते हैं, तो आपको कुछ तो डिफरेंशिएशन चाहिए। हम्म। सो हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो एक्चुअल में कस्टमर के लिए बेनिफिशियल था। जो हमारा पैकेजिंग है उससे कन्वीनियंस आ रहा था उसको। उसको अपने मसाले फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं था। यूज़ करता था, रीसील करके आप कहीं भी रख लो। और जो टेक्नोलॉजी है उससे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर आता है, क्योंकि लो डिग्री टेम्परेचर में ग्राइंड होने की वजह से सारे ऑयल, अरोमा, पंजेंसी रिटेन हो जाता है। तो ये जो दोनों हमारा यूएसपी था, इसने काफ़ी अच्छा काम किया इनिशियल डेज़ में। बट उस टाइम आपको ये नहीं लगा कि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर नहीं है? मतलब आई नो बड़े ब्रांड्स के लिए पैकेजिंग स्विच करना एक बहुत बड़ी बात होती है, यूजुअली नहीं वो टच करते क्योंकि उनकी पैकेजिंग से उनकी पहचान होती है। बट लेट्स सपोज कि अगर उस टाइम पे वो भी इस चीज में स्विच कर जाते तो आपको लगता है मार्केट इफेक्ट होता? देखिए, किसी का एक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज 100 लोग भी करके आ जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका यूएसपी आपने डाला, किसी को अच्छा लगेगा, कॉपी करेगा ही करेगा। पैकेजिंग ही तो है। हम्म। बट ऐसे कोई किसी का पैकेजिंग कॉपी करता नहीं है, करेक्ट। क्योंकि सबके अपने सेटअप हैं, सबके अपने मशीन्स हैं। और जब तक उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता, तब तक कोई कोई चेंज नहीं छेड़ता करता। नहीं है। तो जब तक अब अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है, अभी मैंने देखा कुछ ब्रांड्स ने स्टार्ट कर दिया है। अब आते रहेंगे। मुझे जो बेनिफिट मिलना था स्टार्टिंग में से मिल गया, कस्टमर को एक कन्वीनिएंट प्रोडक्ट मिल गया। अब अगर सभी को इसमें आएँगे तो और अच्छी बात है। हम्म। उल्टा सारे कस्टमर का बिहेवियर चेंज होगा। तो हम तो चाहते हैं कि लोग आएँ करके। और कंज्यूमर का विन एंड में। ऑब्वियस सी बात है, विन हमेशा उन्हीं का ही कराना है। हम्म। भाई, अपग्रेडेशन ज़रूरी है लाइफ में। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। वैसे भी बड़े अपग्रेडेशन कोई न्यू एज प्लेयर ही करता है। हम्म। ओल्ड प्लेयर इतना जल्दी चेंज नहीं करता। करेक्ट, क्योंकि उनको हर समय फियर है कि हमारा मार्केट ना खराब हो जाए या फ़ियर के अलावा एक सेटअप है। सेटअप है। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ एक उन्होंने पर्टिकुलर। इन्वेस्ट किया हुआ है, वो चीज़ चल रहा है। और जिसका जब बिज़नेस आ रहा है उसपे वो क्यों चेंज करे? हम्म। अनटिल अनलेस उसको ऐसा लगे कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बिज़नेस ही खत्म हो जाएगा। बट उस टाइम पे क्या ये कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी जो है, कोल्ड ग्राइंड, राइट, ये एक्सपेंसिव था? नो एक्सपेंसिव। ये दूसरे कैटेगरी, दूसरे फूड यूनिट्स में, फार्मा में यूज़ हुआ करता था ये। हमारी रिसर्च में हमें पता चला कि अगर मसाले थोड़ा लो ग्राइंडिंग टेम्परेचर में ग्राइंड होंगे, तो मसाले का क्वालिटी बेटर आएगा। तो हमने रिसर्च किया और ये प्लांट में लगा लिया। जब हम बात करते हैं स्पाइसेस वाले कैटेगरी की, कितनी बड़ी ये मार्केट है? 1 लाख करोड़ का मार्केट है ये। और मार्जिन कितने लाइक एंड में? डिपेंड करता है कि किस मसाले के अंदर 4 कैटेगरी हैं। हम्म। प्योर स्पाइसेस में दालचीनी, मिर्च, धनिया, हम्म। खड़े मसाले जो रॉ फॉर्म में आते हैं, ब्लेंडेड स्पाइसेस मतलब गरम मसाला, चाट मसाला और सीज़निंग्स। सो जो ब्लेंडेड और सीज़निंग्स के मार्जिन्स हाई हैं, मोर देन 50%। एमडीएच एवरेस्ट जैसे ब्रांड है, हम्म। जिनका डोमिनेंस है इसमें। और खड़े मसाले और प्योर रीजनल, नेशनल लेवल का होता है, तो इसका मार्जिन वेरी करता है फ्रॉम 10% टू 30, 35, 40% तक। डिपेंड करता है ब्रांड का पुल कैसा है। सो आपकी फिर ऑनलाइन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फ्रॉम स्क्रैच? किस साल से स्टार्ट हुई और अभी आप लोग क्या करते हो ऑनलाइन में? सो जो कोविड के बाद जो बिहेवियर चेंज हुआ, तो ऑलरेडी उसके पहले मतलब मुझे
ऑनलाइन सेल करने का मतलब स्टार्टिंग डेज से ही है, जब से हमने कंपनी स्टार्ट किया, पर उतना बिकता नहीं था। बट कहीं न कहीं एक बिलीव था कि ई-कॉमर्स जैसे बाकी प्लेटफ़ॉर्म में, बाकी कैटेगरी में आगे बढ़ रहा है, जैसे पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कभी ना कभी ग्रोसरी में बढ़ेगा। बट डिलीवरी वाज़ अ चैलेंज। सो कोविड के बाद ऑनलाइन जो बिहेवियर चेंज हुआ, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ने फ़ास्ट डिलीवरी चालू कर दिया। तो हमने फ्लिपकार्ट से जर्नी स्टार्ट किया 2020 जून से, फिर बढ़ता चला गया धीरे-धीरे करके। हम धीरे-धीरे एक-एक प्लेटफ़ॉर्म में लिस्ट होते चले गए और फिर लगभग कोविड के बाद हमने पूरा ही पिवट कर लिया ई-कॉमर्स में। फ्लिपकार्ट से स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट के बाद और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे गए? क्रेड आया, अच्छा। बिग बास्केट, फिर हम्म। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट। फिर क्विक कॉमर्स पे आ गए। हुँ, तो उस टाइम पे ऑनलाइन में सबसे अच्छा मार्केट प्लेस कौन सा लगता था, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्लिप सेल सपोर्ट? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। व्हाई नॉट अमेजोन? अमेज़न पे थे ही नहीं हम ज़्यादा। जो फ़ास्ट डिलीवरी वाला मॉडल था, वो हम फ्लिपकार्ट में से ही स्टार्ट किए। अमेज़न का लास्ट ईयर ही हम आए हैं फ़ास्ट डिलीवरी मॉडल में। तो आपने उस ईयर कितना रेवेन्यू किया ऑनलाइन? हमने लगभग 35 करोड़ का रेवेन्यू किया था हमने 22 में? 21-22 में। 21-22 35? नहीं सॉरी, 22-23 में। 22-23? 21-22 में हमारा बिज़नेस नियरली इतना ही था, बट ऑनलाइन उस टाइम कम था, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था वो साल। तो आई आई गेस इट वाज़ हार्डली 10 करोड़ के आसपास। और फिर 23-24? तो अब 23-24 में हम कुछ 55-60 करोड़ ऑनलाइन पहुँच गए। 55-60? शार्क टैंक में किस ईयर में आए थे आप? 2022 22 में? 22-23 22-23 में? हाँ। शार्क टैंक ने क्या इम्पैक्ट डाला सेल्स में? See, शार्क टैंक एक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। हम्म। इम्पैक्ट फर्स्ट 2-3 डेज़ में आता है, हम्म। बट जो अवेयरनेस शार्क टैंक ने क्रिएट कर दिया, आज लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता है। हम्म। उसके बाद ब्रांड को अपने स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। सो उसको मार्केटिंग जो मिलना था, एक डिज़ायर मार्केटिंग जो एक ब्रांड सोचता है, वो मिल गया। ठीक है, आपके साथ कौन आए थे शार्क टैंक में? फंडिंग अमन गुप्ता ने किया। अभी भी इन्वेस्टेड है? यस, कितना दिया था उन्होंने? 1 सीआर, कितने पे? 1.25%। समझा। 1.25। उसके बाद फिर और कोई राउंड रेज किया? हाँ, हमने लास्ट ईयर सीरीज़ ए राउंड रेज़ किया 40 करोड़ का, कितनी वैल्यूएशन पे? नियरली 250 जेएम फाइनेंशियल से। जेएम फाइनेंशियल्स का पोर्टफोलियो क्या है, मतलब कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट? वो डाइवर्सिफाई कंज्यूमर में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, बॉम्बे बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है। उनकी और कोई ऐसी इन्वेस्टेड कंपनी जो अभी अच्छा कर रही हो? निक आइसक्रीम, निक आइसक्रीम, ओके। क्लियर वाटर। क्लियर वाटर, ओके। हाँ, काफी दोनों दोनों काफी बड़े नाम है। ठीक है, तो अभी आप लोग रेवेन्यू कितना कर रहे हो, लास्ट ईयर कितना किया? 110 प्लस, और स्प्लिट मतलब ऐसे पूरा? 80% ऑनलाइन। 80% ऑनलाइन। जीटी भी बढ़ रहा है? हम्म। और मार्जिन अभी बच रहे हैं? अभी तो मार्जिन फंड हमने जब रेज किया है तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। मार्जिन हैं, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा लग रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट? मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न में? ट्रेड, मॉडर्न जनरल ट्रेड? ट्रेड, टीम हायरिंग। सो हम ग्रोथ जो चाह रहे हैं, उसके लिए हम अपना बेस सेटअप कर रहे हैं, सो दैट कि आफ्टर फ्यू मंथ्स में वो उसका रिजल्ट मिल सके। समझा, पर फिर भी कितना मार्जिन अभी बचा लेते हो? 30%। 30%? और आई एम श्योर कि आप दोनों ब्रदर्स सैलरी ड्रॉ करते होगे, एंड बाकी फिर कंपनी जब कंपनी के साथ तो वैल्यूएशन बढ़ रही है, एंड एंड ऑफ द डे इट्स योर्स। या ठीक है, तो अभी क्विक कॉमर्स की जैसे हम बात करते हैं, अब थोड़ा क्विक कॉमर्स की बात करते हैं। क्विक कॉमर्स पे आप लोग कब लिस्ट हुए? 2023 जस्ट आफ्टर आवर शार्क टैंक एपिसोड, अच्छा, जब उससे जब पहले नहीं ऑन थे? एयर गया नहीं। उससे पहले नहीं थे? हम्म। तो क्विक कॉमर्स पे अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सुपर, मतलब पहले से ही, मतलब जब मैंने ऑनलाइन चालू किया था तब मुझे तब से बिलीव था कि कोई ऐसा सिचुएशन बने जिसमें और फास्ट डिलीवरी हो सके। आई थिंक 10 मिनट्स में डिलीवरी करना, 10 या 20 मिनट्स में भी अगर लेट्स से डिलीवरी हो रहा है आपका ग्रॉसरी नीड का, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो क्विक कॉमर्स द फ्यूचर, और मेरा ये मानना है कि अभी हम अलग-अलग बात करते हैं ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स का, बट आफ्टर फ्यू इयर्स देयर विल बी ओनली वन कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और फास्ट कॉमर्स।
किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप अभी बेच रहे हो? ऑल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब जगह। फेवरेट प्लेटफॉर्म क्विक कॉमर्स में? ज़ेप्टो, रीजन? अच्छा बिज़नेस आ रहा है, टीम सपोर्टिव है, काम करने में मज़ा आ रहा है। एंड जब आप तब लिस्ट हुए थे तो हाउ वाज लिस्टिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म, मतलब क्विक कॉमर्स पे लिस्ट कैसे हो? दैट टाइम मतलब शार्क टैंक में हम अपीयर हुए थे, हम्म। उसकी वजह से पॉपुलैरिटी मिला, फिर वी टूक हेल्प फ्रॉम अमन। हम्म। सो अमन ने फाउंडर्स को मेल डाल दिया कि पोर्टफोलियो कंपनी है, हम्म। लिस्ट करवा दीजिए टीम से कनेक्ट करके, तो लिस्ट हो गया था। एंड अभी कैसा है क्विक कॉमर्स पे लिस्ट होना? अभी टफ, बिकॉज़ उनको लिमिटेड एसक्यूज़ रखने हैं, हम्म। तो अनटिल अनलेस आपका ब्रांड का बहुत ज़्यादा पुल है, आई थिंक वो अवॉइड करते हैं। अच्छा, बट अगर कोई लिस्ट हो गया तो कोई बंदा पाइनियर कैसे कर सकता है क्विक कॉमर्स को, मतलब हाउ व्हाट, मतलब आपके केस में क्या वर्क किया कि आपको लगता है कि यू वर एबल टू क्रैक क्विक कॉमर्स? प्रेजेंस सबसे पहला तो, एंड राइट मार्केटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय राइट मार्केटिंग, क्या डेफिनेशन है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आपका विजिबिलिटी आपका ऐप में बिल्कुल बने रहना चाहिए, हम्म। सर्च अच्छे होने चाहिए, सो दैट क्योंकि कस्टमर के पास टाइम बहुत कम है, हम्म। तो जब आप एड्स रन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो विजिबल हो, तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर को दिखेगा उतना जल्दी कन्वर्जन चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंज्यूमर इतना लॉयल नहीं होता है। जो ऊपर दिख जाए, जो अवेलेबल दिख जाए। ऊपर दिख जाए, कभी भी जो अवेलेबिलिटी है वो खरीद लेता है, तो चेंज करना ईजी रहता है उसको, तो आपको अपने ट्रस्ट से उसको और क्वालिटी से उसको इंटैक्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल यू हैव चांसेस कि कस्टमर को कन्वर्ट कर पाओ आप। तो अभी आप लोग मार्केटिंग में कितना खर्च करते हो मंथ ऑन मंथ? वी स्पेंड नियरली 12 to 13% ऑफ आवर रेवेन्यू। मतलब 1-1.5 करोड़ महीने का? एंड मोस्टली गोज ऑन क्विक कॉमर्स? सारे प्लेटफॉर्म मिला एंड डू यू थिंक कि क्विक कॉमर्स पे आज अगर कोई नया ब्रांड लिस्ट होता है तो जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था विद हिमांशु फ्रॉम विंस्टन, तो उन्होंने लाइक बताया था कि हाउ डिड ही क्रैक क्विक कॉमर्स एंड स्टफ, एंड वो भी क्विक कॉमर्स पे भी अच्छे नंबर्स करते हैं द पर्सनल अप्लायंस वाली रेंज जो है। बट आज अगर कोई लिस्ट होता है विदाउट एड्स चलाए, क्या सेल आती है? नहीं आती, रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी। क्या है कि जी न्यू एज है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम्म। कोई अगर पुराना ब्रांड है, उसका ऑलरेडी पुल है, हम्म। फिर तो सेल्स आ ही जाएगा क्योंकि पुल ऑलरेडी है। हम्म। बट न्यू एज के लिए मार्केटिंग इज मस्ट इन कॉमर्स। बट क्या मार्केटिंग ऑन क्विक कॉमर्स इज एक्सपेंसिव? यस, एक्सपेंसिव, इंटेंट हाई है, हम्म। सारे ब्रांड्स फाइट कर रहे हैं अपनी विजिबिलिटी के लिए, हम्म। तो इट्स एक्सपेंसिव। मोर देन मेटा एंड गूगल? यस, क्योंकि इंटेंट है ना। मेटा में आप जिनको दिखा रहे इंटरेस्ट हो, पे बेच रहे हो आप? एग्जैक्टली, यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं मतलब वो खरीदने ही आ रहे हैं। दे आर नॉट हियर टू व्यू और नॉलेज या लेने कोई नहीं आ कॉमर्स रहे। में कोई टाइम पास करने नहीं आ रहा है। अमेज़न में फिर भी लोग टाइम पास किया करते थे, कोई कॉमर्स में तो बाय करने नहीं आ रहे। बिल्कुल, खरीदना है तुरंत चाहिए तो अभी तो जब आ ही रहे। इंटेंट हाई है, मतलब चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज हाई। तो अभी कभी ऐसा, लाइक बिफोर द पॉडकास्ट जैसे आपने बताया था कि कंपटीशन आप उसको मानते हो जिसके आप बराबर हो, कभी हीट फील होती है फ्रॉम बिगर ब्रांड्स? इंस्पिरेशन मिलता है, हिट क्यों फील होगा? वो इतने साल से हैं, मैं अभी आया हूँ, हम्म। किस बात का हिट फील करूँ मैं? हम्म। उल्टा हमें तो उन्हें देख के, कोई भी बड़ा ब्रांड है आपकी कैटेगरी में, आप देख के समझिए कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि आपको क्या आप कर लगता है सकते उन्होंने हो। क्या किया है? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रैक किया है, टाइम के साथ ब्रांड बनाया है, कंज्यूमर का नीड समझ के ब्रांड बनाया है, तो आप भी उनसे समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। सबके पास जगह है, पहले आप कुछ पहुंचिए, तो उसके बाद फिर आप हीट फील करना कि चलो मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे हीट फील करना चाहिए। हम्म। आपने शुरुआत किया है तो बड़े प्लेयर से क्या हीट फील करोगे? सही बात है। एंड लाइक व्हाट आर द मार्जिन्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये कितना ले रहे हैं अभी आपकी सेल वगैरह का? सो नॉर्मली क्विक कॉमर्स मार्जिन इज अराउंड 30 to 40%। ओके, तो आप कह रहे हो 30-40% उनको देने के बाद भी आपका बच जा रहा है? नहीं, मतलब उनका 30-40% मार्जिन है, फिर मार्केटिंग आता है, हम्म। फिर कंज्यूमर ऑफर आता है, डिपेंड करता है, किसी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा बचता है, किसी में कम बचता है, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा बचता है, किसी प्रोडक्ट में कम बचता है, तो डिपेंड्स कि क्या कंज्यूमर ऑफर दे रहे हो। बट उससे सबसे अच्छी डील किसके साथ चल रही है अभी क्विक कॉमर्स में? ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इज डूइंग गुड, तो चलते रहता है, कुछ प्रोडक्ट उनके पास है, कुछ प्रोडक्ट इनके पास है। दोनों प्लेटफॉर्म्स के डायनेमिक्स या डेमोग्राफिक्स या ऑडियंस के बारे में कुछ? भाई ब्लिंकिट थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा स्ट्रांग है, हम्म। ज़ेप्टो स्ट्रांग इन वेस्ट,
ओके। और लाइक जैसे आपने खुद ही कहा ब्लिंकिट नॉर्थ में स्ट्रांग है, अपना ज़ेप्टो यहाँ स्ट्रांग है, तो बट अगेन कोई वैसा डायनामिक मेजर डिफरेंस जो आपने दोनों में देखा हो? नहीं, आई थिंक बिहेवियर सेम ही है। हुँ, ऑलमोस्ट आप उनका यूआई यूएक्स देखेंगे वो सेम ही दिखेगा आपको। हुँ, बट मार्जिन स्ट्रक्चर में काम का तरीका अलग रहता है। ज़ेप्टो थोड़ा एग्रेसिव है, ब्लिंकिट थोड़ा कम एग्रेसिव है, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव और स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। ज़ेप्टो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसे हमारे दिन ज़ेप्टो या इनकी फाइट देखते रहते हैं ना ट्विटर पे कि ज़ेप्टो के जो शेडी चार्जेस ऐड करने के पैटर्न है। वो सब तो देखिए चलते रहता है, मार्केट फी वगैरह वो तो हर प्लेटफ़ॉर्म करता है। हुँ, बस सोशल मीडिया में थोड़ा हाइप हो जाता है। इट्स ओके, मतलब प्लेटफ़ॉर्म है तो कॉस्ट तो अपना डिसाइड कर ही सकता है वो ना। करेक्ट, हाँ, आपको कन्वीनियंस ला के दे रहा है तो उसकी दे रहा है मतलब ना वो तो फ्री में दे रहा है, उसके लिए हुँ, 5-10 रुपए जोड़ भी लिया तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्विक कॉमर्स कर क्या रहा है? आपको मेजर बाइंग करना है, गो टू मॉडर्न ट्रेड। हुँ, बट आपको इम्पल्सिव बाइंग करना है, इमीडिएट चाहिए तो क्विक कॉमर्स ऑर्डर कर लीजिए, उसमें ओके। 10-15 रुपए लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा कोई इंडिया के किसी पार्ट से कोई ज़्यादा सेल आती है लाइक नॉर्थ में ज़्यादा, साउथ में सो कम? हमारा अच्छा चलाता है, बैंगलोर, दिल्ली से अच्छा चलाता है। ओके। एंड कुछ एसक्यूज़ मैटर करते हैं? थोड़े बहुत करते हैं, मतलब कि हम खड़े मसाले में तो जीरा होल हो गया, गरम मसाला हो गया अच्छा चलता है, हुँ। हल्दी, मिर्ची, धनिया अच्छा बिकता है, तो डेफ़िनिटली मतलब जो फ़ास्ट मूविंग है वो तो है ही है। कोई-कोई जगह में थोड़े से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट काम कर जाते हैं। टीम बिल्डिंग को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक आपने ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना लिया। सो हाउ फार टीम बिल्डिंग हैज़ वर्क्ड फॉर यू? सो देखिए, जो टीम हमने पहले बनाया था 2018 में, हुँ, वहाँ से एक बहुत बड़ा लर्निंग आया कि जब भी टीम बना रहे हैं थोड़ा-सा देख के बनाइए। यू नीड गुड टैलेंट रादर देन आप क्वांटिटी भरते जाएँ, क्वालिटी पीपल लेके आइए सो दैट कि जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रह सकें और कुछ बिल्ट अप कर सकें। तो अभी हम लोग बिल्कुल माइंडफुल हैं। तो जो भी टीम मेंबर चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, बहुत सोच समझ के बना रहे एंड और कोई लाइक मेजर लर्निंग्स रही हो या फिर जो लोग नया ब्रांड स्टार्ट करना हैं। चाहते हैं, कोई ऐसी कैटेगरी जो आप देखते हो कि काफ़ी अच्छी है आज के डेट में अगर कोई डी2सी स्टार्ट करना चाहता है? वैसे तो ऑल मार्केट्स आर गुड, जो जिस मार्केट का है उसको वो मार्केट अच्छी लगती है, बट स्टिल एज़ एन ऑब्जर्वेशन कि अगर किसी को जैसे आप खुद ही कह रहे हो क्विक कॉमर्स बहुत चल रहा है, कोई ऐसी कैटेगरी जो स्पेसिफिकली क्विक कॉमर्स पे अच्छा ग्रो कर सकती है, अभी कॉम्पिटिशन कम आपको लगता है? ये हेल्दी फूड का जो है ना, मुझे हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्योंकि अब हेल्थ की तरफ सबका फोकस बढ़ता जा रहा है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कैटेगरी निकाल सकें तो वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। तभी ओके। आप देखो, चिप्स हेल्दी में आ गया, प्रोटीन बार्स आ गए, ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी ड्राई फ्रूट्स आ रहा है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे हेल्दी रेंज निकाल सकते हैं अलग-अलग कैटेगरी में और वो अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर सकता है। इसके अलावा लाइक अदर देन फूड अगर आपने कभी कोई कैटेगरी एज़ एन सी क्विक ऑब्जर्वर कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर। हुँ, फूड हो गया, लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, वो उसके लिए है। सो आई थिंक कोई भी कंज्यूमर सेगमेंट में आप एंटर करके क्विक कॉमर्स में गेम प्ले कर सकते हो। बाकी जो रेस्ट बहुत सारी कैटेगरी हैं, अपैरल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो आई थिंक उनका बिहेवियर अलग है। तो बढ़िया, अगर आपको क्विक कॉमर्स में प्ले करना है तो इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर। ओके। रैपिंग अप, लास्ट क्वेश्चन। इतनी सारी हमने बातें करी अराउंड योर ब्रांड। व्हाट डू यू थिंक हैज़ वर्कड आउट फॉर यू बिल्डिंग्स ऑफ? लर्निंग्स जो हम इवन वेरी एग्रेसिव जब से हमने स्टार्ट किया है, एक अप्रोच की नेशनल ब्रांड बनना है, तो वो हमारे फ़ेवर में भी गया है कभी-कभार हमारे फ़ेवर में नहीं गया है। हुँ, सो यही एग्रेसिवनेस की वजह से हमने लॉस किया और इसी एग्रेसिवनेस की वजह से हमने ऑनलाइन में स्केल किया। सो एज़ अ फाउंडर आप कितना एग्रेसिव हो अपने ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो बहुत मैटर करता है। और इसके अलावा थोड़ा-सा माइंडफुल रहना कि मतलब क्योंकि जो फाइनेंस होते हैं बड़ा क्रिटिकल होता है, तो उसको लेके बड़ा थोड़ा-सा क्रिटिकल रहना चीज़ों को लेके। सो कैसा था कि जब हमने स्टार्ट किया तो अपना पैसा था। हुँ, जब पैसा आपका पास अपना रहता है तो आप इधर-उधर बहुत सारे खर्चे कर देते हो। हुँ, आपके हाथ खुले रहते हैं। हुँ, बट यू हैव टू बी फ्रूगल, आपको देख-देख के खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ बिल्ट अप कर रहे हो। जोश में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके जब आप पैसा खर्चा कर देते हो तो वो लॉस हो जाता है और आपका फंड हमेशा लिमिटेड ही रहना है। हुँ। ज़्यादा आपने खत्म कर दिया तो फिर दोबारा फंड मिलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा-सा माइंडफुल होके फंड को खर्चा करना, चाहे वो आपका पैसा हो चाहे किसी इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर के साथ अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बढ़िया एक्सपीरियंस 1 साल हो गया।
आई थिंक बहुत ही अच्छे से काम किया है, मतलब साथ मिलके, हम्म और आइडिया है कि कंपनी को अच्छे लेवल में लेके जाना है। अदर देन पैसा जो इन्वेस्टर टेबल पे लाता है, उसके अलावा आपको अभी तक इन्वेस्टर से और क्या बेनिफिट ऐसा फील हुआ है? सो हमारे यहाँ जो सिस्टम और प्रोसेस है बहुत शार्प हो गए, हम्म कंप्लायंस हो गया, और बिजनेस को चलाने का तरीके का सोच बदल गया है कि क्योंकि अब आपकी कंपनी नहीं रह गई है वो, हम्म इट्स अ पब्लिक कंपनी। हम्म जब पब्लिक कंपनी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो आपको हर चीज़ को बहुत तरीके से करना पड़ता है। पहले आप बहुत चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, हम्म बट आफ्टर जब इन्वेस्टर आ जाता है, तब फिर आपको सब चीज़ें ढंग से करना पड़ता है, तरीके से करना पड़ता है। एंड एनी डाउनसाइड दैट यू फील ऑफ बीइंग अ इन्वेस्टेड बिजनेस? नहीं, फिलहाल तो ये तो प्लस ही प्लस है। इन्वेस्टर जब पैसा आ गया तो डाउन क्या है? हम्म भाई आपको तो चीज़ें अच्छी मिल रही है, आप ग्रो ही कर रहे हो, नई चीज़ जानने को मिल रही है, तो अभी तक तो ऑल प्लस। कंट्रोल का कभी फील हुआ है कि कंट्रोल जा रहा है? ऐसा होता नहीं, देखिए सब माइंड गेम है। हम्म आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सोच अच्छा, तो क्यों कोई आपको कंट्रोल करेगा? हम्म पैसा आप पे देख के लगाया गया है, हम्म कंट्रोल पाने के लिए लगाया नहीं गया है। क्योंकि जो जिसने पैसा डाला है वो थोड़ी ना कोई एंटरप्रेन्योर है। हम्म उसने आप पे इवैल्यूएट किया, आप पे बेट किया है। कंट्रोल तभी आता है जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो या सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। अदरवाइज़ कोई किसी को कंट्रोल करना नहीं चाहता। ऑब्वियसली सब बिजनेस करने आए हैं रिजल्ट ही नहीं है ना, तो फाउंडर का वैल्यू क्या हुआ? आपने पैसा लगाया किस पे? हम्म सो अगेन गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगेन मुझे उम्मीद है कि आपको अगेन ये फिर से एक D2C रिलेटेड पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोग काफ़ी प्यार देते हो इन पॉडकास्ट को, एंड अगेन थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड ऑन अ रियली शॉर्ट नोटिस। मतलब दिस वाज वन ऑफ माय क्विकेस्ट ऐसा स्केड्यूल्ड इंटरव्यू कि हमने कल परसों बात करी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लंबे टाइम से बात तो कर ही रहे थे, बट ही वाज वेरी पोलाइट एंड क्विक इनफ टू रिस्पॉन्ड टू आवर क्वेरीज। सो विद इन एनी केस दोस्तों, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने अगर जॉब फूड्स चेकआउट नहीं किया है तो आप जॉब फूड्स भी जरूर से चेकआउट करना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑब्वियसली अगर आपको आकाश एज अ फाउंडर पसंद आए तो इनके भी सारे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक्ड बिलो होंगे, इनको भी आप जाओ, फॉलो करो, प्यार दिखाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।